तो दोस्तों, जब दो देशों का विभाजन किया जाता है, यानी कि एक देश में से दूसरा देश बनाया जाता है, तो उसके बाद उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें, तो इंडिया पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है, ना ही दोनों देशों से, ना ही यूएनओ से। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ चलता रहता है सरहदों पर, आप सुनते होंगे। लेकिन क्या हो अगर पाकिस्तान के लोग कहीं बाहर से आते और इंडिया को ही खत्म कर कर पाकिस्तान बना दिया जाता। तो ऐसा ही कुछ हुआ है फिलिस्तीन के साथ। इसराइल ने फिलिस्तीन के साथ कुछ ऐसा ही किया है। तो आज हम बात करेंगे इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में, क्या इनका कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इनकी लड़ाई है, कौन हमला करता है इसराइल पर, हमास कौन है। तो यही सारा आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है जुबेर, आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। तो दोस्तों, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी देख नहीं पाएंगे, और इतना लंबा वीडियो सही भी नहीं है बनाना। मैं इसके इतिहास के बारे में, यानी कि इसराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें पूरा इनका हिस्ट्री क्या रही, कहाँ से इसराइल के लोग आए, कौन ये लोग हैं, फिलिस्तीन कैसे खत्म हुआ, ये सब चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आज की बात हम करते हैं 1947 के बाद से शुरू। अब आप देख रहे होंगे मैप में 1947 में ये फिलिस्तीन था, यानी ये फिलिस्तीन था, पूरा देश था, मुस्लिम कंट्री थी ये। लेकिन इसके बाद कुछ लोग आकर इसमें रहने लगे, जो इसराइल आप उनको कह सकते हैं, या यहूदी लोग आप उनको कह सकते हैं। अब जब 1948 में यूएनओ ने वहां पर एक फैसला लिया कि भाई ये दो लोग रहते हैं यहाँ, फिलिस्तीन और इसराइल, अब इइनको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एक ही कंट्री में आप दोनों लोग रह सकते हैं, फिलिस्तीन भी और इसराइल भी। उसमें यूएनओ ने क्या करा कि 48% जो हिस्सा था वो फिलिस्तीन को दिया, और उसमें 44 जो परसेंट हिस्सा था वो दिया इसराइल को। लेकिन 8% जो बचा वो यूएनओ ने रख लिया अपने पास कि भाई ये मेरे कब्जे में रहेगा और ये किसी के कब्जे में नहीं रहेगा, फिलिस्तीन या इसराइल में से। उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण ये था, जो वो 8% हिस्सा था वो था जेरूशलम। अब जेरूशलम जो शहर है, वहां पर है अल अक्सा मस्जिद, आपने भी उसके बारे में सुना होगा। जेरूशलम शहर जो है 3 धर्मों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र स्थल है। पहला, ईसाइयों के लिए। ईसाई लोग कहते हैं कि जो उनके ईसा मसीह थे, उनका जन्म जेरूशलम में हुआ, इसलिए वो उनके लिए धार्मिक प्लेस है और उनका ही हक है उस जगह पर। दूसरा, यहूदी कहते हैं कि जो उनके धर्म स्थापक थे वो वहीं से आए थे, उसी शहर से ये धर्म शुरू हुआ है, वो कहते हैं ये हमारा धार्मिक स्थल है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम के लिए जो अल अक्सा मस्जिद है। पहले पे मक्का, दूसरे पे मदीना और तीसरे पर जेरूशलम की अल अक्सा मस्जिद आती है, और इसको किबला अव्वल भी कहा जाता है। अब सारा जो मुद्दा आता है लड़ाई का, वो क्या है? वो जमीन का है। अगर मेरे घर में कोई बाहर से लोग आकर रहने लगे और वो कहें ये तो मेरा घर है, आप एक साइड में हो जाए, तो मुझे कैसा लगेगा? मैं उनसे लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा? आप ये खुद सोच सकते हैं कि वो कैसा महसूस करेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है फिलिस्तीन के साथ। बाहर से कुछ लोग अगर वहां रहने लगे और यूएनओ ने भी उनको इजाजत दे दी, उनको एक देश भी करार दे दिया, तो ये यूएनओ का तो आपको पता ही है, इंडिया पाकिस्तान का या फिर इसराइल फिलिस्तीन का ये मुद्दा कभी हल करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये हल कर देंगे तो इनके हथियार कौन खरीदेगा, ये आप भी सोच सकते हैं। तो इसमें जो इन्होंने, आप देख सकते हैं मैप में 1947 से पहले ये फिलिस्तीन था। उसके बाद 1948 में यूएनओ ने जो मैप बनाया वो ये मैप बनाया। अब जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो फिलिस्तीन के पास रहेगा, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो रहेगा इसराइल के पास। अब ये आप डिवाइडेशन आप देख लीजिए किस तरीके से किया है, कुछ ऊपर दे दिया फिलिस्तीन, कुछ नीचे दे दिया, कुछ साइड में। अरे ऐसे कोई विभाजन हो सकता है क्या? ये तो आधा आधा कर दो या कोई हिस्सा फिक्स कर दो कि भाई ये है। अब आपने कर दिया कुछ यहाँ है फिलिस्तीन, कुछ वहां है फिलिस्तीन, कुछ इधर है, कुछ उधर है। तो ये प्री प्लान था पूरा। इसराइल को एक तरीके से यूएनओ ने पूरा सपोर्ट किया है कि भाई देखो मैं वहां दे रहा हूँ, आप वहां, उनका अगर लड़ाई होती है, कभी भी आगे युद्ध होता है, तो आप वहां छोटी सी जो हिस्सा है वो कब्जा लेना, फिर छोटा सा वो हिस्सा है वो कब्जा लेना। तो यही सब पूरा प्लान था एक तरीके से, आप कह सकते हैं, यूएनओ का। और हुआ भी यही 1948 और 1967 के बीच तक। आप देख सकते हैं मैप में। अब ये सारा जो हिस्सा है फिलिस्तीन से धीरे धीरे उन्होंने छीन लिया, यानी कि धीरे धीरे इसराइल ने उस पर कब्जा कर लिया। एक और इसके बीच में जो इंसिडेंट हुआ था 1948 के बाद, जब ये यूएनओ ने कहा कि भाई ये हिस्सा फिलिस्तीन, ये हिस्सा इसराइल और ये हिस्सा मेरे पास रहेगा, तो जो आसपास की अरब कंट्रीज थी, जैसे जॉर्डन है या सऊदी अरब है, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी जमीन है और बाहर वाले कैसे इस पर रह सकते हैं। तो उन्होंने हमला भी किया था, एक युद्ध भी हुआ था इसराइल और इन देशों के बीच में। लेकिन इसमें इसराइल ने एक तरीके से इन देशों को पीछे हटा दिया। उसकी वजह यह रही थी कि अब आप देखिए, एक समुदाय है,
उसके कुछ लोग हैं, और अगर वो लोग भी मर गए तो वो समुदाय ही खत्म हो जाएगा। तो यहूदी का वही यहाँ पर सीन था। वो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी अस्तित्व को, अपने धर्म को बचाने के लिए, और ये सब देश लड़ रहे थे बस जीतने के लिए। तो उसने इनको पीछे हटा दिया, ये उसका मेन कारण है। अब जब इजराइल ने इन देशों को पीछे हटा दिया तो एक तरीके से अपने आप को शेर समझने लगा। उसने फिलिस्तीन में जो अंदर फिलिस्तीन का हिस्सा था, आप मैप में देख सकते हैं, वहाँ भी अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, वहाँ भी अपनी हिस्सेदारी जतानी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे उसने क्या करा, फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ऊपर रह गया जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, दूसरा हिस्सा नीचे रह गया जिसको गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप आप कह सकते हैं। और इजराइल ने बहुत सारे नियम ऐसे बना रखे हैं फिलिस्तीन के लिए कि वो फिलिस्तीन जो है वो सेना नहीं रख सकती है, वो अपने नेवी नहीं रख सकती है, वो एयरफोर्स नहीं रख सकती है, वो हथियार नहीं रख सकती है, यानी कि कुछ भी इनमें से फिलिस्तीन के पास नहीं होगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि अगर ये सब नहीं है तो जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग होती है, वीडियो देखते हैं आप कि रॉकेट इधर से उधर जा रहे हैं, वो कौन करता है? तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो होता है सारा का सारा खेल गाजा पट्टी से। अब गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक ये दोनों अलग अलग जगह है। वेस्टर्न बैंक ऊपर है, गाजा पट्टी नीचे है। लेकिन जो गाजा पट्टी में लोग हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं देश के लिए लड़ने वाले या फिर आप कह सकते हैं मिलिटेंट लोग हैं, जिसको हमास भी कहा जाता है, हमास ग्रुप या हमास संगठन भी उसको कहा जाता है। अब कुछ कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि वो आतंकवादी संगठन है, कुछ कहती हैं नहीं है। तो ये आप भी सोच सकते हैं, अगर आपके देश में कोई आके इस तरीके से कब्जा करे और उस देश के जो लोग हैं वो आपसे लड़ेंगे तो वो आतंकवादी हैं या वो देशभक्त हैं या वो मिलिटेंट हैं, आप उनको क्या नाम दे सकते हैं ये आप भी सोच सकते हैं। तो अब जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि वेस्टर्न बैंक का, वहाँ जो लोग हैं वहाँ एक शांति प्रिय लोग हैं, जो फिलिस्तीन लोग हैं वहाँ मतलब शांति चाहते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे। अभी जो गाजा पट्टी वाले लोग हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके अंडर आता है? आता है हमास के। ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। अब हमास को कट ऑफ कर रखा है इजराइल ने और नीचे से कर रखा है इजिप्ट ने। अब हमास के पास जब कट ऑफ कर रखा है सब जगह से, पीछे समुद्र है, उसके पास पैसा आता कहाँ से है? तो उसको सपोर्ट मिलता है ईरान का। समुद्र के थ्रू ईरान भेजता है उसको सपोर्ट, पैसे की या हथियार की जो भी उसको जरूरत होती है, वो सारी की सारी सपोर्ट कौन भेजता है? वो भेजता है ईरान। हाल ही में पिछले कुछ महीने पहले आपने देखा होगा एक बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो गया है, फिर से जंग शुरू हो गई है। अब उसका मेन कारण क्या था? वो जो मेन कारण था वो था 10 मई का वो दिन था, रमज़ान के दिन था, जुमा का दिन था। तो जो मुस्लिम लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे अल-अक्सा मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर पूरी एक फोर्स थी इजराइल की, उनको पहले से पता था कि यहाँ ये लोग इकट्ठा होने वाले हैं। उनके लिए उन्होंने पूरी एक अपनी फोर्स वहाँ पर एक बिठा कर रखी थी। अब वहाँ उनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बहुत लंबा एक प्रोसेस चला, उसके बाद उसने बहुत एक भयावह रूप धारण कर लिया। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि बम चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं इधर से। अब इस मैटर में आप गौर कीजिएगा, जो ये लोग थे जो अल-अक्सा मस्जिद के पास बैठे थे, जुमा पढ़ने के लिए आए थे, वो फिलिस्तीन वाले थे, वेस्टर्न बैंक वाले। अब जब उनको पता चला गाजा पट्टी वालों को, वो दोनों अलग अलग है, आप उनको एक मत समझिए, वो अलग है, ये अलग है। अब जब वो गाजा पट्टी वालों को पता चला कि वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, उसने अल्टीमेटम भेजा इजराइल को कि भाई उनको नमाज पढ़ने दो, नहीं तो हम तुम पर रॉकेट फायर कर देंगे। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। तो उन्होंने लगातार बहुत सारे मतलब मिसाइल भेजने शुरू कर दिए हमास ने, नहीं गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हजारों के तादाद में रॉकेट दागे गए। लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसने बहुत अपने आप को मजबूत किया है इस चीज़ में। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इजराइल के हैं, जो इजराइल की कंट्री से आते हैं, और सारा का सारा इकोनॉमी जो जाती है उसका पैसा प्रॉफिट जाता है, वो जाता है इजराइल को। तो वहाँ का जो सारा पैसा आता है वो इजराइल कहाँ लगाता है? अपने डिफेंस सिस्टम में लगाता है, अपनी सेना में लगाता है, अपने हथियारों में। हथियार इतने मजबूत हैं, यानी कि वो 1000 मिसाइल मारा हमास ने। हमास एक छोटा सा ग्रुप है, बेचारा कैसे कैसे करके चंदा वंदा करके वो इकट्ठा करके रॉकेट तैयार करता है, उसको मारता है। अब उसके पास है आयरन ड्रोन, यानी कि जो इजराइल के पास अगर मिसाइल आएंगी तो उसमें से 1000 में से 900 के आसपास तो वहीं के वहीं वो हवा में खत्म कर देता है। कोई 2-4 इक्का दुक्का कहीं गिरती हैं, उसमें कोई मरता है या नहीं मरता। तो उस दिन जो ये इंसिडेंट हुआ था उसमें इतनी मिसाइल लागने के बाद इजराइल के सिर्फ 2 लोग मरे थे, उसमें एक इंडियन नर्स भी थी। ये 3 लोग सिर्फ मरे थे। तो जब इजराइल ने पलटवार करते हुए उन पर हमला किया, उसने एयर स्ट्राइक की गाजा पट्टी पर, उसमें 40 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 9 बच्चे भी थे और कुछ औरतें भी थी। तो इजराइल को भी ये सोचना चाहिए, एक मजबूत कंट्री है, अगर एक कोई पहलवान है और कोई हल्का आदमी जाके उसके एक मुक्का मारता है
तो क्या उसको भी इतनी ताकत से उसको मुक्का मारना चाहिए? उसको समझना चाहिए, एक बैठ के बात कर सकते हैं, उसका कुछ हल निकाल सकते हैं। भाई तुमने उनकी कंट्री के ऊपर कब्जा किया है, उनकी जमीन पर आकर तुम एक तरीके से रहने लगे हो, उनको बाहर निकाल दिया है, तो उनको गुस्सा नहीं आएगा? वो लड़ेंगे नहीं अपनी जमीन के लिए? तो इसका एक सोल्यूशन निकल सकता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुद्दा यूएनओ भी है। यूएनओ अगर चाहता इन दोनों देशों के बीच में सुलह करवा सकता था। सुलह करवाने की कोशिश सबसे पहले हुई भी है। एक इजराइल के लीडर आए थे, उन्होंने सुलह कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनका यहूदियों ने ही असैसिनेशन करा दिया था, उनको मरवा दिया था। तो जो अच्छे लीडर होते हैं उनको कोई जीने नहीं देता है। तो इजराइल और फिलिस्तीन का ये मुद्दा आपके सामने है। आपने भी वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे वीडियो वायरल हुई थी। फिलिस्तीन है, उनके बेचारों के पास है क्या? उनके पास तो पत्थर है, वो पत्थर ही मार सकते हैं। गरीब लोग हैं, हथियार रखने नहीं देता इजराइल उनको, तो वो क्या कर सकते हैं? अब इनके पास पूरा का पूरा जो इनकी मिलिट्री है, पूरा का पूरा एक वेस्ट वगैरह सब कुछ पहन के रखते हैं, पूरा हथियार से लेस होते हैं, हर चीज से लेस होते हैं। तो वो क्या कर लेंगे इनका बेचारों का? अब वो जो है वो अपने देश को बचाने के लिए ना संगठन कोई बना सकते, ना वो कोई प्रोटेस्ट कर सकते, ना वो हथियार रख सकते। तो आप इसमें सोचिए, अब इसमें सही कौन है और गलत कौन है? अभी जो ये 10 मई वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा था, तो जो इनकी आर्मी थी, जो इनकी सेना थी इजराइल की, वो जूते समेत मतलब ऐसे ही मस्जिद के अंदर, मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस गई थी। जिसके बाद बहुत सारे देश इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारे, उसमें इंडिया भी है, इंडिया ने भी अपनी नाराजगी शामिल की थी। न्यूट्रल रहते हुए उसने कहा था ये चीज़, और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये गलत कर रहा है इजराइल, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज़ें गलत हैं। तो उसके बाद प्रेशराइज एक तरीके से जब इजराइल हुआ, तो उसने ये सब चीज़ें बंद की थी। ये सारा मुद्दा शुरू कहाँ से होता है? ये सारा मुद्दा शुरू होता है शेख जर्रा आपने जगह सुनी होगी, इजराइल में एक जगह है शेख जर्रा, जहाँ पे बहुत सारे फिलिस्तीन रहते हैं। अब उनको सरकार की तरफ से, इजराइलियन सरकार की तरफ से नोटिस जाता है कि भाई अब आप अपने घर खाली कर दीजिए, ये घर इजराइल के जो लोग हैं उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ से ये मेन मुद्दा शुरू होता है। अब कोई आपके देश में आकर रहने लगे और आपको अपने घर में से ही निकाल कर बाहर कर दे कि भाई ये नोटिस भेज दे कि बाहर निकलो, यहाँ तो कोई और रहेगा, तो आपको कैसा लगेगा? एक देश जो पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, बाद में इजराइल हो गया। फिलिस्तीन के पास 11 से 12% जगह सिर्फ बची है, वो भी कहीं कहीं टुकड़ों में वो बेचारे रह रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी गुजारते होंगे। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि इन दोनों देशों में सही कौन है और गलत कौन है। और इसका जो इतिहास का वीडियो है, पूरा इनका हिस्ट्री है इजराइल फिलिस्तीन की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर फैक्ट अच्छे लगे ना तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।